अभी तक हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टिल लेट मी चेक। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। और मुझे काइंडली एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दें हमारे साथ कौन-कौन आ चुके हैं और आप में से न्यू कौन से हैं और हमारे साथ जो पहले दिन से चल रहे हैं, वो हमारे साथ कौन-कौन से हैं स्टूडेंट्स। और इसके साथ-साथ आप सभी ने मुझे बताना है क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हरी अप गाइस, हरी अप, जल्दी जॉइन करो, जल्दी स्टार्ट करें हम क्लास। आज हमारा टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो मैं पूरी सीरीज के अंदर बार बार बोलूंगा, बार बार एक एक चीज को मैंने कई बार बोलना है हमारी पूरी ट्रेनिंग्स के अंदर। तो इस लिहाज से आज आपके साइबर सिक्योरिटी टर्म्स कंप्लीट, जितनी भी साइबर सिक्योरिटी कॉमन टर्म्स हैं, तो उन सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना लाजमी है आपके। डिफेंसिव साइड, ऑफेंसिव साइड, हम दोनों के एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अपनी इस कंप्लीट 60 डेज सीरीज के अंदर। तो उस लिहाज से आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट्स हर लिहाज से क्लियर करवाने लाजमी है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना सिंपल हो सके, जितना इजी वे के साथ हो सके, मैं आज का सेशन आपका क्लियर करूंगा। और हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट 5 मिनट्स, जितने भी बाकी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो भी ज्वाइन कर लें तब तक। और आप सभी जो हैं मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बताते जाएं, अपना नाम टाइप करते जाएं, मुझे पता चलता जाए कि हमारे साथ कौन कौन है। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। मोहम्मद जैन तनवीर, मोहम्मद जैन तनवीर, आप न्यू हैं या हमारी सीरीज के जो है वो पुराने स्टूडेंट्स हैं? हमारे साथ नूरुन्निसा हैं, जैन तनवीर हैं, इसी के साथ साथ इंडिया से भी हमारे एक भाई हैं। और इससे पहले एक क्वेश्चन किया था आकाश ने कि सर प्लीज कैन यू टीच अ फोरेंसिक आल्सो, लाइक आई वांट टू लर्न अ फोरेंसिक एंड गो वर्क इन अ पुलिस, सीआईडी एंड आर्मी। श्योर, हम जो है वो डीप डाइव करेंगे डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर भी। जब हमने डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी का पार्ट स्टार्ट करना है, तो उसके बाद उसकी साथ साथ ही मैं आपका डिजिटल फोरेंसिक्स वाला भी क्लियर कर लूंगा। ओके। हमारे साथ हसीब तारिक जो है, हसीब खालिक, वो भी आए हैं। तो सभी के माइंड में यही होता है कि अगर 15 मिनट पहले क्लास रखी है तो 15 मिनट बाद जो है वो स्टार्ट होगी। मैं कम्युनिटी में मैसेज भी कर दूं कि हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसने ज्वाइन करना है वो कर ले। फिर हम स्टार्ट करते हैं।
बनाहिल, अच्छा मेरी अभी वॉइस बताओ यार, क्लियर है? ड्यू टू नेट एंड स्ट्रीम हेल्थ हमारी जो है काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज के अंदर फ्लड की वजह से भी, और बाकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी पीटीसीएल की वो भी जो है वो डैमेज हुई है, तो उस लिहाज से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं इंटरनेट के साथ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेहतर हो सके आपको इसकी स्ट्रेंथ मिल सके इंटरनेट की। तो अभी आप मुझे बताएंगे क्या वॉइस क्लियर है मेरी? जस्ट विद इन 4 minutes आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर टूडेज सेशन। हरियप 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 गाइस, तब तक आपका कोई भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जिस तरह से मिलने चाहिए, तो काइंडली आप सभी के सपोर्ट के साथ ही ये सारी सीरीज कंटिन्यू कर पाऊंगा मैं। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी किया करें, और साथ साथ आप जब भी क्लास की टाइमिंग रखी जाती है तो आपने लाइक आके लाजमी करना है, ठीक है? उस लिहाज से मेरी जो वीडियोस हैं वो थोड़ा और ज़्यादा ग्रो करेंगी, और आप सबका सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नूरुन्निसा, क्विज कब होगा बाश स्क्रिप्टिंग का? बाश स्क्रिप्टिंग की आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट बाश स्क्रिप्टिंग पे इससे ज़्यादा फोकस हम करेंगे, लेकिन उसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। आपकी बाश स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैं आपको नेक्स्ट जितने भी हमारे सेशंस होंगे उनमें मैं बाश यूज कर रहा हूँ ज्यादातर, ठीक है? और पाइथन भी यूज कर रहा हूँ, तो आपको सिंटैक्स समझ में आना चाहिए, तो उस लिहाज से हमने पहली 3 क्लासेस वो की। लेकिन मैं अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट जो है वो प्लान कर रहा हूँ कि पाइथन के ऊपर भी और आपकी बाश स्क्रिप्टिंग के ऊपर भी आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाए, ताकि आप साइड बाय साइड जब भी आपको टाइम मिले आप दोनों सीख सके और अपने टूल्स क्रिएट कर सके, अपने एक्सप्लॉइट्स क्रिएट कर सके, अपने पेलोड्स क्रिएट कर सके, ठीक है? और ये एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स और ये सब चीजें क्या होती हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है जी साइबर सिक्योरिटी की कॉमन टर्म्स। अगर मैं कॉमन टर्म्स की बात कर रहा हूँ तो कॉमन टर्म्स के अंदर हमारा अटैक आ जाता है, अटैकर आ जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स आ जाता है, एंटीवायरस क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस जिसे डीडॉस कहते हैं, एक्सप्लॉइट कहते हैं, इवेंट कहते हैं। इसी के साथ साथ फॉल्स और पॉजिटिव इंसिडेंट्स क्या होते हैं, थ्रेट्स क्या होते हैं, इंट्रूजन क्या होती है, पैच क्या होता है, और इसी तरह से इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेज एक वर्ड यूज हो रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर। मालवेयर क्या होता है, मलिशियस क्या होता है, पेलोड, फिशिंग, रैंसमवेयर, सस्पिशियस सिम्स क्या होता है, सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है, ट्रू और पॉजिटिव थ्रेट्स क्या होते हैं, थ्रेट्स क्या होते हैं, वर्नेबिलिटीज क्या होती हैं, जीरो डे अटैक्स क्या होते हैं, थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन आज क्लियर करवाने वाला हूँ, सो दैट कि नेक्स्ट सीरीज के अंदर कहीं पे भी आपको इससे कोई भी क्वेश्चन आता है या कहीं पे भी मैं ये वर्ड यूज करता हूँ तो आपकी समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। एंड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज कॉमन टर्म्स आर, ये आपके इंटरव्यूज के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है?
कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, थ्रेट्स क्या होते हैं, वर्नबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सप्लॉइटेशंस क्या होती हैं, ठीक है। और इवन मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली मैंने एक जॉब की थी एज अ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर। तो मुझे इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेट एंड वर्नबिलिटीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपकी कॉमन टर्म्स एंड कीवर्ड्स के अंदर आपके आ जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज के अंदर भी आपसे पूछा जाता है, इवन इंटर्नशिप्स के दौरान भी आपको इनके बारे में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सो दैट अगर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है वो आपसे कुछ भी पूछता है तो आप उसे बहुत ही सिंपल वे के साथ, बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ एक्सप्लेन कर सकें। मैं इन सभी टर्म्स को दोनों साइड्स के ऊपर लेके चलूंगा, दोनों साइड्स की तरफ हमारा फोकस है, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी की 60 डेज सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे डिफेंसिव साइड और ऑफेंसिव साइड्स दोनों को ही एक्सप्लोर करना है, दोनों का ही बताना है आपको कि ये टर्म कैसे यूज होती है और इसकी इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन क्या हो सकती है, देसी लैंग्वेज में हम इसे कैसे कह सकते हैं, रेड टीमिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये कहाँ यूज होती है, डिफेंसिव व्यू हमारा क्या है इस वर्ड का। और साथ साथ मैं आपको कुछ ना कुछ जो मेरे माइंड में आते गए कुछ सिनेरियोस भी बताता जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं जी अटैक की तरफ। बेसिकली किसी भी सिस्टम की अनऑथराइज्ड एक्सेस लेने का जो अटेम्प्ट है, ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट किसी भी सिस्टम को हार्म करने की, डाटा चोरी करने की या सर्विसेज को डिस्टर्ब करने की, तो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, मैंने आपको बताया था कि हैकिंग क्या होता है, किसी भी सिस्टम किसी भी सर्विस की अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना, यानी इजाजत के बिना आप किसी का सिस्टम किसी की सर्विस, ठीक है, या किसी का डाटा चोरी कर रहे हैं अनऑथराइज्ड वे के साथ, तो वो हमारे पास हैकिंग होता है। सेम साइबर सिक्योरिटी अटैक के अंदर जब कोई बंदा जो है एक अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश के अंदर क्या आ जाता है कि मिसाल के तौर पे आपके घर की दीवार है, ठीक है, हर एक घर की दीवारें होती हैं ताकि घर महफूज रह सके। अब कोई चोर आता है और आपकी दीवार के ऊपर जो है वो एक रस्सी फेंकता है, लटका देता है और चढ़ने की कोशिश करता है। अब वो चढ़ पाता है या नहीं चढ़ पाता, यानी अटैक कर पाता है या नहीं कर पाता, वहां आपके घर में वो घुस पाता है या नहीं घुस पाता, लेकिन उसने अटैक किया है। तो किसी किस्म की भी अटैक अटेम्प्ट हो, चाहे वो अटैक सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, तो वो अटैक कहलाता है। कोई भी अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट किसी भी सिस्टम किसी भी सर्विस या किसी भी डाटा को स्टील करने के लिए जो की जाए उसे अटैक कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक हैकर ने कंपनी की वेबसाइट पे छोटी सी वर्नेबिलिटी देखी। वर्नेबिलिटी क्या होता है, वीकनेस होती है किसी भी सिस्टम में, और वो वीकनेस जिसका यूज करके वो उस सिस्टम में एंटर हो सके, उस सिस्टम को पूरा अपने कंट्रोल में कर सके, उसे वर्नेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हैकर ने कंपनी की वेबसाइट पे छोटी सी वर्नेबिलिटी देखी, नजर आने में वो छोटी सी थी, पहले उसने पूरे साइट को स्कैन किया, फिर उसने अटैक किया, फिर उसने उस अटैक को यूज करके उस सिस्टम में एंटर हुआ, ठीक है, और एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया, पूरी कंपनी की साइट को और फिर पूरी कंपनी के सिस्टम को उसने जो है वो अपनी एक्सेस में ले लिया। तो जो भी एक्टिविटीज वो कर रहा था अपने अटैक के दौरान, चाहे उसने वर्नबिलिटीज को स्कैन किया, चाहे उसने उस वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, उस वर्नबिलिटी को यूज करके एंटर हुआ, तो वो सारी चीजें हमारे पास अटैक कहलाती हैं, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल, लाइक आपके घर की डोर बेल है, ठीक है, और उस डोर बेल को कोई बच्चा बजा के भाग जाता है, तो वो भी अटैक है, ठीक है। और कोई गेस्ट आता है, डोर बेल बजाता है, आप जाते हैं उसको वेलकम करते हैं, एंटर होता है, ठीक है, तो समझ लें वो भी एक अटैक की तरह ही है, ठीक है। तो सिंपल, एक अनऑथराइज्ड एक्सेस,
और अटैकर क्या होता है? हमला करने वाला। डेफिनेटली अटैक किसी पर्सन या किसी ग्रुप के जरिए भी हो सकता है। इवन आज के दौर में एआई जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल काम कर रही है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं कि अटैकर जो है वो क्या होता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, ये कोई ग्रुप भी हो सकता है, इवन एक बॉट भी हो सकता है, ठीक है। बॉट मींस कि एक ऐसा स्क्रिप्ट, एक ऐसा प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली किसी सिस्टम या किसी सर्विस के ऊपर अटैक करे। तो अटैकर के अंदर ये सारी चीजें आ सकती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक देसी लैंग्वेज के अंदर के मिसाल के तौर पे, जैसे आपकी गली मोहल्ले में कोई एक बदमाश टाइप लड़का होता है, ठीक है, जो आते जाते किसी के साथ भी छेड़खानी करता रहता है, ठीक है। और अगर वो किसी किसी के साथ भी छेड़खानी कर रहा है, किसी का मुंह तोड़ना जानता है या किसी के घर में चोरी करना जानता है, तो ठीक उसी तरह से हमारे पास साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर इसे अटैकर कहते हैं। ऑफेंसिव व्यू के अंदर यानी रेड टीमिंग के अंदर एक अटैकर, हर अटैकर जो है वो हैकर नहीं होता, ये चीज याद रखनी है। हर अटैकर वो सिर्फ एक हैकर नहीं होता। कुछ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स भी होते हैं जो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। इसी तरह से कुछ स्क्रिप्ट किडीज भी होते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट्स, एक ऐसी कम्युनिटी जो अभी स्टार्टिंग के अंदर हैकर बन रहे हैं, ठीक है, जो लोगों के बने बनाए टूल्स उठा के उन्हें रन करके किसी भी सिस्टम या सर्विस के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। होते वो बिल्कुल नूब हैं, बिल्कुल स्क्रिप्ट किडी हैं, वो प्रोफेशनल हैकर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो जब किसी सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो अटैकर कहला रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक हैट क्रिमिनल्स होते हैं या स्टेट स्पॉन्सर हैकर्स होते हैं, इनसाइडर थ्रेट्स भी हैकर्स कहलाते हैं, अटैकर्स कहलाते हैं, ठीक है। सेम अगर डिफेंसिव साइड के ऊपर जाऊं तो ब्लू टीमिंग के अंदर अटैकर की प्रोफाइलिंग करना, आईपी टूल्स और मेथड्स, अटैकर का पैटर्न सीखना और देखना, उसमें ये सारी चीजें हेल्प आउट करना, ये थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो अटैकर को देखना हमारा काम होता है डिफेंसिव साइड पे। नेक्स्ट अगर जाता हूँ मैं आर्टिफैक्ट्स के ऊपर, तो बेसिकली आर्टिफैक्ट होता है कोई सबूत या निशान। आर्टिफैक्ट क्या है कि एनी पीस ऑफ डाटा दैट इंडिकेट्स एन अटैक हैपेंड, कि भाई कुछ भी, कोई भी एक छोटा सा भी निशान जो बता रहा है कि अटैक हुआ है। कोई लॉग एंट्री हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, कोई रजिस्ट्री चेंज हो सकता है, कोई आईपी एड्रेस हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, कोई भी एक सबूत, ठीक है। लाइक पंजाबी में एक कहावत होती है कि उर्दू में भी, कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, ठीक है। तो भाई कोई भी अटैकर जब अटैक करता है किसी सिस्टम के ऊपर, तो उसका कोई ना कोई आर्टिफैक्ट, अगर कोई फाइल, कोई डाटा, कोई लॉग, कुछ भी उस सिस्टम पे रह जाए, तो उसके जरिए हम उस हैकर का, उस अटैकर का कंप्लीट बायोडाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से वो सारे सबूत हमारे आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक स्किल्ड हैकर आर्टिफैक्ट्स को कम से कम छोड़ता है, यानी उसका होता है कि वो इन आर्टिफैक्ट्स को कंप्लीट रिमूव करके निकले उस सिस्टम से। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम को हैक किया, हैक करने के बाद मेरे वहां पे आईपी एड्रेस ट्रेस हुए या लॉग एंट्रीज वहां पे हुई या कोई मेरा आईपी एड्रेस वहां पे छूट गया या मैं वहां पे कोई फाइल एक छोड़ के आया हूँ, तो मैं जाने से पहले पूरे सिस्टम को चेक करके निकलूंगा क्या मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं बचा। तो मैं उसे रिमूव करने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे कोई डिटेक्ट ना कर सके। और डिफेंसिव साइड के ऊपर आर्टिफैक्ट्स को यूज करके फॉरेंसिक्स के अंदर आर्टिफैक्ट्स एक गोल्ड माइन होता है, ठीक है। मालवेयर का टाइम स्टैम्प, उसका हैश, कोई भी सस्पिशियस प्रोसेस आईडी है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। सॉक एनालिस्ट हर आर्टिफैक्ट से टाइमलाइन बनाता है, ठीक है।
और एक एक चीज देख रहा होता है कि भाई अटैकर आया कैसे, उसने अटैक कहाँ से किया, किस तरह से किया, ये अटैक किस लिए हुआ, वो सारे आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करके एक पूरा सिनेरियो बनाता है और पूरा एक केस बना के उसकी केस स्टडी करता है। ठीक है, और कोई भी सबूत अगर मिलता है तो फिर वो नेक्स्ट अदालत में भी पेश कर सकते हैं उस पर्सन के खिलाफ लीगल एक्शंस के लिए। तो हमारा आर्टिफैक्ट है। मजीद अगर मैं देखूं कि फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी का सर्वर हैक हुआ, ठीक है, वहां पे सर्वर हैक हुआ एक मालवेयर से, लेकिन हैकर ने उस मालवेयर को डिलीट कर दिया। जब उसने उस सर्वर की एक्सेस ली, उसने मालवेयर डिलीट कर दिया, लेकिन कोई एक रजिस्ट्री की कोई एक अनयूजुअल स्केड्यूल टास्क उसका बच गया, जिसकी वजह से फॉरेंसिक टीम ने वही पकड़ के अटैकर का पूरा रूट ट्रेस किया कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, और सारा कुछ निकाल के उसका एक साइड पे रख दिया। ठीक है, और हैकर को पकड़ लिया। तो ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं, सबूत। आई होप सो कि आपको कुछ समझ आ रही हो। ठीक है, मुझे साथ साथ चैट में बताते जाना है कि कॉन्सेप्ट्स कैसे जा रहे हैं आपके माइंड से, ठीक जा रहे हैं या फिर ज्यादा जो है वो मैसिव तो नहीं हो रहा कंटेंट। मैं आपको स्लाइड्स शेयर भी कर दूंगा, और इवन आपने इसके नोट्स भी बनाने हैं हर हाल में, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर ये टर्म्स आपसे कई बार पूछी जाती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजी हो सके, साथ साथ एक स्टोरी बेस, एक और डिफेंसिव ऑफेंसिव साइड दोनों आपकी क्लियर करता जाऊं। तो काइंडली मुझे चैट में बताते जाइएगा। नेक्स्ट आता है एंटीवायरस। आप सभी ने कई बार देखा होगा कि भाई एंटीवायरस हर कोई बोल रहा होता है कि कंप्यूटर का एंटीवायरस, मेरे मोबाइल का एंटीवायरस। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस जो है वो हमारी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो मलिशियस प्रोग्राम्स को डिटेक्ट करता है। मलिशियस, आई हैव यूज्ड द टर्म मलिशियस या मालवेयर। एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी सॉफ्टवेयर या किसी सिस्टम को हार्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करना हो या कर रहा हो कोई भी सॉफ्टवेयर, उसे हम मालवेयर कहते हैं। ठीक है, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं, एक मलिशियस प्रोग्राम कहते हैं। तो अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जो उन सभी प्रोग्राम्स को डिटेक्ट करे और उन्हें क्वारंटाइन कर दे या रिमूव कर दे, जो भी सिस्टम के ऊपर किसी किस्म की जो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या सिस्टम की एक्सेस ले रहे हैं या कोई भी अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास एंटीवायरस होता है। जस्ट लाइक एक चौकीदार की तरह, एक गार्ड की तरह, एक कंपनी के अंदर किस तरह से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह आपके सिस्टम के ऊपर कैसी ट्रैफिक आ रही है, कैसी जा रही है। ठीक है, और कैसा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, कैसा अनइंस्टॉल किया है, ये सारी चीजें एक एंटीवायरस देख रहा होता है। अभी इसके एडवांस आ चुके हैं, एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स, जो कि हर प्रोग्राम को एक अलग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट के अंदर रन करके भी देखते हैं, उसका पूरा जो है वो सिग्नेचर लेते हैं, और साथ साथ उसका बिहेवियर भी एनालाइज करते हैं। तो वो सारी चीजें एंटीवायरस के अंदर आती हैं। द नेक्स्ट टर्म इज एसेट। बेसिकली एसेट क्या होता है? एक कीमती चीज या टारगेट, कोई भी कीमती चीज या कोई भी टारगेट। अब देखो, कीमती चीज या टारगेट क्या क्या हो सकता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ठीक है, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के आपका टास्क है कि भाई आपने क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट करनी है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कीमती चीजें के अंदर डाटा हो सकता है, डिवाइसेस हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एंड इवन द पीपल, द एम्प्लॉयज जो वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल इन साइबर सिक्योरिटी इज कॉल्ड एसेट। एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल इन साइबर सिक्योरिटी, data, devices, softwares, or even the people, everything is called asset। जैसे आपके घर में एक लॉकर है और उस लॉकर की एक चाबी है जिसमें आपका सारा सोना पड़ा है।
ठीक है, कंप्लीट गोल्ड सेट्स आपके पड़े हैं, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में कस्टमर का डाटा या सर्वर कंप्लीट एसेट्स होते हैं, सेम आपके वो जो गोल्ड्स पड़े हैं, जो आपका पैसा पड़ा है आपके घर की तिजोरी में, तो वो भी आपका एसेट है। साइबर सिक्योरिटी में सिस्टम्स और डाटा और सर्वर्स ये सारे एसेट्स होते हैं। अब एक अटैकर जो है, अगर ऑफेंसिव व्यू के अंदर हम देखें तो एक अटैकर एसेट्स को पहचानता है कि मुझे किस डिवाइस के ऊपर अटैक करना है, किस डाटा को यूज करना है, किस पर्सन को टारगेट करना है, और मैं कंपनी के इंटरनल सिस्टम्स तक पहुंच जाऊं, किस सॉफ्टवेयर को यूज करना है। तो वो एक कंप्लीट अटैकर ऑफेंसिव व्यू के अंदर सारे एसेट्स को पहचानता है। सब चीजें अटैक के लायक नहीं होती, ठीक है, हर एक चीज अटैक के लायक नहीं होती। सिर्फ वैल्यूएबल वंस को वो कलेक्ट करता है, एक लिस्ट क्रिएट करता है और फिर उनके ऊपर रिकॉनिसेंस करता है, पूरे एसेट्स की मैपिंग होती है, और करने के बाद जो उन एसेट्स में से सबसे वीक पॉइंट उसे लगता है, उस डिवाइस, उस सॉफ्टवेयर या उस पर्सन को टारगेट करके वो साइट के अंदर या उस कंपनी के अंदर, उसके सिस्टम्स के अंदर, उनके सर्वर्स को हैक करता है। तो और सेम उसी साइड पे डिफेंसिव व्यू के अंदर हम देखें तो ब्लू टीमिंग उन्हीं सारे एसेट्स को कंप्लीट प्रोटेक्शन में रखते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो प्रोटेक्शन प्रायोरिटी है वो सेट रहे। क्रिटिकल एसेट्स जो ज्यादा हार्डनिंग होते हैं उनकी मॉनिटरिंग ज्यादा से ज्यादा की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो आपको लेके चलता हूँ, मेरे अगर माइंड में आ रहा है तो, फॉर एग्जांपल एक हैकर है जो किसी एक कंपनी में गया और उस कंपनी में उसने पूरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। उसने देखा लोग कौन से सिस्टम्स पे बैठे हैं, ठीक है, उसने देखा कौन से नेटवर्क के अंदर वो काम कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और कैसे लोग बैठे हैं वहां पे। उसे हर एक चीज सिक्योर मिली, एवरीथिंग वाज सिक्योर देयर, उसे अटैक का कोई पॉइंट नहीं मिला। लेकिन ड्यूरिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिकॉनिसेंस उसे एक पुराना प्रिंटर नजर आया, जो कंपनी का एक कॉमन प्रिंटर है, और वो किसी ओपन नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है, ठीक है। अब डेफिनेटली जितने भी बाकी नेटवर्क्स थे वो सिक्योर थे, ठीक है, जितनी बाकी सारी डिवाइसेस थी वो सब सिक्योर थी, लेकिन एक पुराना प्रिंटर पड़ा था उस कंपनी के अंदर, और वो प्रिंटर जो है वो, उसके ऊपर कोई सही तरह से जो एडवांस ऑथेंटिकेशंस हैं वो अप्लाई नहीं कर रखी थी, पुराना था, ठीक है। और उसे लगा कि इसके ऊपर अटैक करना इजी रहेगा। देखने में तो वो पुराना सा एक प्रिंटर था, लेकिन उस प्रिंटर के साथ उस कंपनी के बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड थे, ठीक है। तो वो जो प्रिंटर आया वो एक वैल्यूएबल एसेट था अटैकर के लिए। उसने उस प्रिंटर की एक्सेस ली, लेने के बाद उसे पाइवट पॉइंट बनाया और कंपनी के सेंसिटिव डेटाबेस तक पहुंच गया, ठीक है। और पूरी सिस्टम को, पूरी कंपनी को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, हैक कर लिया। तो दिखने में वो एक बहुत ही पुराना प्रिंटर था जिसे उन्होंने खुला रखा हुआ था, ठीक है, कि कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन वो एक एसेट था, एक वैल्यूएबल एसेट था। तो एसेट्स को पहचानना अटैकर का काम होता है, और एसेट्स को प्रोटेक्ट करना डिफेंसिव सिक्योरिटी यानी ब्लू टीमिंग का काम होता है। तो आई होप सो कि आपको एसेट्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं कमांड एंड कंट्रोल सर्वर की तरफ। अब कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होता क्या है? अगर मैं बेसिक सी डेफिनेशन आपको बताऊं तो एक सर्वर जहां से अटैकर मशीन्स को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पे मैं आप सभी की लाइव क्लास ले रहा हूं, और हमारे साथ यहाँ पे खानजादा हैं, आरून है, ठीक है, नूरुन निसा है, मनाहिल अफजल हैं, ठीक है, और अभिषेक ठाकुर हैं, इसी तरह से एनोनिमस हैं, हसीब खालिक है। तो आप सभी ज्वाइन है मेरे साथ, ठीक है। और एकदम से अगर मैं आपकी सारे सिस्टम्स को हैक कर लूं, ठीक है,
अपने इस सिस्टम से जिसके ऊपर मैं क्लास ले रहा हूँ, तो ये मेरा सिस्टम जो है ये सर्वर बन जाएगा, ठीक है। और इसी सिस्टम से मैं आपकी सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करूंगा, ठीक है। तो जो मेरा सर्वर है, जो मेरा सिस्टम है, जिससे मैं आपकी डिवाइसेस को हैक कर चुका हूँ और फिर उन्हें कंप्लीट जो है वो कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो सिस्टम जिसे अटैक किया, ये जो सिस्टम है मेरा क्या कहलाएगा? कमांड एंड कंट्रोल सर्वर कहलाएगा। सी एंड सी, कमांड एंड कंट्रोल, सीसी सर्वर, ठीक है। तो सेम, जो भी डिवाइसेस हैक हो जाती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो हैकर सिस्टम यूज करता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? कमांड एंड कंट्रोल सर्वर कहते हैं। ऑफेंसिव साइड ऑफ सिक्योरिटी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, तो फॉर एग्जांपल एक मालवेयर इंस्टॉल हुआ किसी भी विक्टिम की मशीन के ऊपर, ठीक है। और विक्टिम की मशीन के ऊपर इंस्टॉल होने के बाद हैकर की मशीन के ऊपर वो ट्रैफिक सेंड करने लग जाता है, ठीक है। जो हैकर की मशीन होती है वो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर कहलाएगा। और रेड टीमर्स अपना कमांड एंड कंट्रोल सर्वर जो है वो कस्टम बनाते हैं, ठीक है। सो दैट कि वो अपनी ट्रैफिक को इनक्रिप्टेड भी रख सकें, अपने जितनी भी बाकी हैक की हुई डिवाइसेस हैं उन्हें अच्छे से कंट्रोल भी कर सकें, ठीक है। तो उस लिहाज से वो अपना कमांड एंड कंट्रोल कस्टमाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात आती है जी डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर कि थ्रेट इंटेलिजेंस यूज करते हैं डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी वाले, और कमांड एंड कंट्रोल सर्वर का आईपी एड्रेस या डोमेन वगैरह जो अगर उसे मिलती हैं उन्हें, तो वो ब्लॉक करके उसे निकाल देते हैं ताकि वो अटैक न कर सके। तो नेक्स्ट, मिसाल के तौर पे एक रैंसमवेयर अटैक हुआ जिसके अंदर सिस्टम पूरा लॉक हो जाता है, ठीक है। कोई फाइल आप रीड नहीं कर सकते, कोई कंटेंट आप देख नहीं सकते, ठीक है। एक पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है और उस लॉक की चाबी हैकर के पास होती है। जब तक वो हैकर नहीं देगा की, तब तक आप सिस्टम को रिकवर नहीं कर पाते, तो वो रैंसमवेयर अटैक होता है। और ये बहुत बड़े अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर्स को अटैक कर रहे होते हैं हैकर्स रैंसमवेयर अटैक्स के साथ। तो मिसाल के तौर पे एक रैंसमवेयर अटैक हुआ जिसके अंदर जितने भी सिस्टम्स थे वो लॉक हो गए, और हर एक सिस्टम के ऊपर एक दिख रहा है कि कहीं पे रशिया का एक सर्वर है जो कमांड एंड कंट्रोल कर रहा है उसे, ठीक है। तो अगर वो रशिया वाला सर्वर जो है वो वहां से उसका आईपी एड्रेस आ रहा है, या कमांड एंड कंट्रोल वहां से कर रहा है, तो वो जो रशिया में लैपटॉप पड़ा है या सिस्टम पड़ा है जो बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहा है, तो वो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सर्वर कहलाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोलता, मुझे इतना बता दो, क्योंकि टाइम हमारा कम होता है तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी बोलना पड़ता है। अगर आप कहें तो मैं अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर सकता हूँ, ठीक है। हरी अप, मुझे ये भी बताओ, जिंदा हो सब? सभी जिंदा हैं? वॉइस वगैरह क्लियर है मेरी? ओके जी, ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। डी डॉज अटैक की बात करें तो हमारा जो है, एक होता है डॉज अटैक, एक होता है डी डॉज अटैक। इसकी एक सिंपल सी मैं आपको बताऊं कि कभी आपने अपने बोर्ड के रिजल्ट्स देखे हों, ठीक है। लाइक मैट्रिक का रिजल्ट आता है, इंटरमीडिएट का आता है, तो जब आप ऑनलाइन रिजल्ट देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे
अनाउंसमेंट होती है कि सुबह 10 बजे जो है वो मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस होता है। तो ठीक 10 बजे सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उस सर्वर से जिसने रिजल्ट पब्लिश करने हैं, ठीक है, उस साइट के ऊपर सारे के सारे जाके विजिट करने लग जाते हैं। और होता क्या है कि वो साइट डाउन हो जाती है, ठीक है। तो हर एक सर्वर की एक कैपेसिटी होती है कि वो एक वक्त के अंदर कितने रिस्पॉन्स ले सकता है और कितनी डिवाइसेस या कितने सिस्टम्स को वो रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। हर एक सर्वर की एक लिमिट रहती है कि एक वक्त के अंदर वो कितनी रिक्वेस्ट के साथ डील कर सकता है। अगर तो वो रिक्वेस्ट उसकी पहुंच से, उसकी जो स्टोरेज है, उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा आ जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और कंफ्यूज इस तरह से हो जाता है कि जो जो रिक्वेस्ट होती हैं ज्यादा आई हुई वो पेंडिंग में चली जाती हैं। और इवन अगर उस साइट के जो रियल यूजर्स हैं वो भी उस साइट को सही तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं। मल्टीपल मशीन्स एक सर्वर को फ्लड करना स्टार्ट करते हैं। फ्लडिंग मींस इतनी फेक ट्रैफिक वहां पे जनरेट कर दो कि सर्वर जो है वो अनरिस्पॉन्सिबल हो जाए, वो किसी भी यूजर को रिस्पॉन्स करने के काबिल ही ना रहे, ठीक है। तो तब हमारे पास जो फ्लडिंग होती है फेक रिक्वेस्ट जनरेट करके मल्टीपल मशीन से, ठीक है, तो वो हमारे पास डॉज अटैक होता है। अगर आप डॉज अटैक कर रहे हैं सिंगल मशीन के साथ, मिसाल के तौर पे मैं आपको इससे और ज्यादा क्लियर कर दूं, मेरी एक मशीन है और मुझे बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट को डाउन करना है कि उसके जितने भी यूजर्स हैं उसकी साइट को एक्सेस न कर पाए। तो अगर मैं एक मशीन से उसके ऊपर फेक रिक्वेस्ट की फ्लडिंग कर रहा हूँ, इतनी फ्लडिंग कर रहा हूँ कि वो साइट डाउन हो जाए, कोई भी उसे एक्सेस न कर पाए, तो वो होता है डॉज अटैक। एक मशीन से कर रहा हूँ। डीडॉस के अंदर क्या होता है कि एक अटैकर एक वक्त के अंदर पहले क्या करता है, सैकड़ों डिवाइसेस को हैक करता है पहले, ठीक है, उन सारी डिवाइसेस को हैक करके उन्हें कंट्रोल करता है और फिर किसी एक सिंगल टारगेट के ऊपर उन सारी डिवाइसेस को यूज करके अटैक करता है, ठीक है। और वो सारी डिवाइसेस जिनसे वो अटैक कर रहा है वो zombies सिस्टम्स कहलाते हैं उसके अटैक के अंदर। तो अगर एक डिवाइस से है तो वो डिनायल ऑफ सर्विस है, अगर मल्टीपल डिवाइसेस से अटैक हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है, ठीक है। तो सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर ज्यादा बॉटनेट्स यूज होते हैं। बॉटनेट्स मींस कि हजारों इन्फेक्टेड सिस्टम्स को हैकर कंट्रोल में लेता है, फिर उन्हें उन सारे हजारों सिस्टम्स को किसी एक टारगेट के ऊपर अटैक करवाता है, ठीक है। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्वर है। और इसके बाद जी आ जाता है जी हमारे पास एक्सप्लॉइट। अब इसे थोड़ा सा समझना है, मैं बार बार अपनी पिछली क्लासेस के अंदर भी दो कीवर्ड्स यूज कर रहा होता हूँ, व्हाट इज एक्सप्लॉइट, व्हाट इज पेलोड एंड व्हाट इज मलिशियस मालवेयर, और ये सारी टर्म्स। तो बात हो रही है अभी एक्सप्लॉइट की। एक्सप्लॉइट क्या होता है? एक्सप्लॉइट का मतलब होता है फायदा उठाना, ठीक है, किसी भी चीज का फायदा उठाना एक्सप्लॉइट कहलाता है। किसी भी सिस्टम के ऊपर आपको एक वीकनेस मिल गई, उस वीकनेस को यूज करके आप उस सिस्टम की अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं या उस सिस्टम को डैमेज करते हैं, तो वो हमारा उस वीकनेस को फायदा उठाना जो है वो एक्सप्लॉइट कहलाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे पास हमारे साथ निदा सैयदा नाहिद अब्बास हैं, इनका लैपटॉप है या इनकी वेब एप्लीकेशन है, मैं उसे कंप्लीट स्कैन करता हूँ, मुझे वहां पे कोई एक छोटी सी वीकनेस मिली, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इस वीकनेस को यूज करके मैं इनकी साइट को कंप्लीट हैक कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं उस वीकनेस का फायदा उठाऊंगा
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूँ, मैं उस चीज का फायदा उठा रहा हूँ। तो फायदा उठाना क्या कहलाएगा, एक्सप्लॉइट कहलाएगा, किसी भी वीकनेस का फायदा उठाना। अब ये फायदा कैसे उठाया जा सकता है, ये फायदा उठाया जा सकता है किसी भी कोड के साथ, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, और किसी भी स्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। आप इवन बाश स्क्रिप्ट या पाइथन स्क्रिप्ट लिख के भी किसी वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं। आप इवन किसी बॉटनेट या रैट का यूज करके भी फायदा उठा सकते हैं सिस्टम्स का। तो उस लिहाज से किसी भी वीकनेस का फायदा उठाना एक्सप्लॉइट कहलाएगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका इसका एक एग्जाम्पल दूं कि आपके घर, आप कहीं चले जाते हैं, ठीक है, और जब आप घर से कहीं चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल पिकनिक पे जा रहे हैं या कहीं रिश्तेदारों में जा रहे हैं, लेकिन आपके घर का जो मेन डोर है उसका ताला जो है वो आप लगा के तो गए हैं, लेकिन थोड़ा लूज लग गया है, या आपने जो ताला लगाया था वो पुराना था। तो किसी चोर ने देखा और उस ताले के ऊपर उसकी नजर पड़ी, तो उसने देखा यार ताला सही से लगा नहीं है, ठीक है, तो क्यों ना मैं इसका फायदा उठा लूं। जब वो फायदा उठाएगा तो वो क्या कर रहा है, आपके घर में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो सर्वर्स के अंदर एक्सप्लॉइट करना किसी भी वीकनेस का फायदा उठाना होता है। और ये आपको रेडीमेड भी मिल जाते हैं, ठीक है। रेडीमेड मीन्स के मेटास्प्लाइट जैसे मॉड्यूल्स के साथ भी आप बना सकते हैं, और आप खुद के कस्टम एक्सप्लॉइट्स भी बना सकते हैं। तो उस लिहाज से डिफेंसिव साइड के ऊपर जितने भी एक्सप्लॉइट्स होते हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर्स बनाना, उनकी पैच मैनेजमेंट करना, किसी भी क्रिटिकल वर्नेबिलिटी को रिकवर करके उस एक्सप्लॉइट का जो है वो आपने तोड़ निकालना है या उसका पैच रिलीज करना है, तो वो डिफेंसिव साइड ऑफ व्यू के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि किसी एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है जो अपडेटेड नहीं है, अटैकर ने कोई पुरानी होल देखी, कोई वर्नेबिलिटी देखी, और उस वर्नेबिलिटी को उठा के उसने सर्वर को पूरा कंट्रोल में ले लिया अपने, ठीक है, तो वो हमारे पास उस वर्नेबिलिटी को का फायदा उठा के कंट्रोल में लेना एक्सप्लॉइटेशन कहलाएगी। इसके बाद हमारा जाता है जी इंसिडेंट एंड इवेंट। अगर मैं आपको इवेंट की बात करूं तो इवेंट के अंदर हमारा कोई भी एक्शन है, ठीक है, एवरी सिंगल एक्शन इज कॉल्ड इवेंट। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा इवेंट हो चाहे बुरा हो, ठीक है, इवेंट इवेंट ही रहता है। सही हो गया। तो अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल दे दूं, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। अच्छा जी, इवेंट क्या है कि कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो सिस्टम या नेटवर्क के ऊपर नजर आई है। मिसाल के तौर पे किसी ने लॉगिन किया है, या कहीं पे सिस्टम क्रैश हुआ है, या कोई भी एक अलर्ट जनरेट हुआ है, कोई भी नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई भी नोटिसेबल एक्टिविटी, ठीक है, वो हमारा इवेंट कहलाता है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो वो हमारी इवेंट कहलाएगी। इवन आपके सिस्टम्स के ऊपर, आपके लैपटॉप्स के अंदर हमने देखा था, हमने इवेंट मैनेजर के अंदर, तो जहाँ पे हर एक एप्लीकेशन इवेंट्स जनरेट कर रही है, हर सॉफ्टवेयर, हर सर्विस, तो आपके इवेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं मल्टीपल। तो कोई भी नोटिसेबल एक्टिविटी सिस्टम के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर, वो हमारा इवेंट कहलाएगी। अब अगर मैं बताऊं, इससे पहले ये फॉल्स और पॉजिटिव बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं इंसिडेंट की तरफ जाता हूं। अब इवेंट मैंने बताया कि कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। अब यो अब वो एक्टिविटी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, एक नॉर्मल एक्टिविटी भी हो सकती है, और एक मलिशियस एक्टिविटी भी हो सकती है।
अगर तो एक ऐसी एक ऐसा इवेंट है जो कि कंफर्म सिक्योरिटी ब्रीच है, या किसी ने कंफर्म है कि अटैक किया है, ठीक है, और उस अटैक के अंदर हो सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, हमने जो 3 CIA ट्रायड्स देखे थे वो ब्रीच हुए हैं या उनके ऊपर कोई इफेक्ट हुआ है, तो वो हमारा इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है, एक पोटेंशियली हार्मफुल इवेंट जो किसी सिस्टम को डैमेज, जिसने किसी सिस्टम को डैमेज किया हो या कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो, उस लम्हे को, उस अमल को, उस इवेंट को इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बैंक के ऊपर ATM सर्वर है जिसके ऊपर एक मालवेयर इंस्टॉल हो गया, और उसका सिर्फ एक अलर्ट ही नहीं जनरेट हुआ, बल्कि हैकर ने क्या किया, उसके ऊपर पैसे निकालने शुरू भी कर दिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बैंक है, बैंक के सामने एक ATM है, ATM का एक सर्वर है, ATM सर्वर के ऊपर किसी हैकर ने मालवेयर इंस्टॉल किया। अब मालवेयर इंस्टॉल हुआ, उसका अगर नोटिफिकेशन जाता है तो वो इवेंट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन के बाद उस ATM से पैसे निकलना भी शुरू हो गए, ठीक है, तो वो अब अटैक हो चुका है, तो पोटेंशियली हार्म हो चुका है वो सिस्टम, तो उसे इंसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, एक रियल इंसिडेंट जो न्यूज तक पहुंच जाए, ठीक है, तो वो हमारा इंसिडेंट कहलाता है। आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ आ गई हो। चीजें इजी हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। मैं आपको हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। और यहाँ पे अगर मैं फॉल्स एंड पॉजिटिव की तरफ जाऊं, तो एक झूठा अलर्ट है, एक ऐसा अलर्ट, एक ऐसा इवेंट जो हुआ ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने एक इंटरनेट से एक क्लीन फाइल को डाउनलोड किया, ठीक है, इवन मैंने अपनी पिक्चर्स सेव कर रहा हूँ अपनी डिवाइस के अंदर, जो कि साफ है बिल्कुल, उसके अंदर कोई मलिशियस एक्टिविटी नहीं है, कोई पेलोड नहीं है, कोई एक्सप्लॉइट नहीं है, कोई ऐसा कोड नहीं छुपा हुआ, लेकिन फिर भी वो जो है मेरा एंटीवायरस उसे कैच कर ले और कहे भाई ये मालवेयर है। मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई ये फाइल सेफ है, वो फिर भी नोटिफाई करे कि नहीं यार ये मालवेयर है। ठीक है, तो एक झूठा अलर्ट, यानी एक फॉल्स चीज को पॉजिटिव कर रहा है और पॉजिटिव को फॉल्स कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के अलर्ट्स होते हैं। जब आपके पास फॉल्स पॉजिटिव आता है तो एक झूठा अलर्ट होता है। साइबर सिक्योरिटी टूल्स अलर्ट्स देते हैं, ठीक है, और जब साइबर सिक्योरिटी अलर्ट देता है पर असल में थ्रेट होता नहीं है, तो तब आपके पास फॉल्स पॉजिटिव जो है वो अलर्ट होता है। when security system wrongly detects a safe action as a threat is called false positive। ठीक है, और मिसाल के तौर पे थोड़ी सी इसकी और एग्जांपल अगर मेरे जहन में आए, तो मिसाल के तौर पे आपके गली का चौकीदार या आपके मोहल्ले का चौकीदार सीटियां बजानी शुरू कर दें कि चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, लेकिन जब उस चोर के पीछे भागते हैं तो पता चले कि वो चोर नहीं था, वो गली का कुत्ता था। ठीक है, तो जिसके पीछे वो सीटियां लगा के भाग रहा था अंधेरे में, जो लग रहा था कि उसे चोर है, लेकिन वो चोर ना हो, वो गली का कुत्ता हो। ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट एक झूठा अलर्ट होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने इंसिडेंट देखा, फॉल्स पॉजिटिव देखा। इंट्रूजन की बात करें तो भाई इंट्रूजन, इंट्रूजन से पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी जिंदा हो? इंट्रूजन की बात करें तो भाई जान, इंट्रूजन क्या होता है? लेट्स गो इनटू द इंट्रूजन कॉन्सेप्ट्स। कोई भी गैर कानूनी घुसपैठ, जब अटैकर सिस्टम या नेटवर्क में सक्सेसफुली घुस जाता है, ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, जैसे चोर जो है वो गेट क्रॉस करके आपके घर में दाखिल हो गया, चाहे चाहे वो ड्राइंग रूम तक ही जाए या सिर्फ आपके जो है वो सैन में ही खड़ा रहे, लेकिन वो आपके घर में घुस चुका है, ठीक है, तो वो इंट्रूजन कहलाएगी। एनी अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू सिस्टम और नेटवर्क विदाउट परमिशन इज कॉल्ड इंट्रूजन। अब काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ना यहाँ पे ओवरलैप कर रहे होंगे। लाइक सर आपने कहा यहाँ पे जो है वो एक्सप्लॉइट होता है, किसी भी वीकनेस का फायदा उठा के सिस्टम में इंटर होना। फिर आपने कहा इवेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो जो भी सिस्टम या नेटवर्क के ऊपर हो रही है, अगर कोई भी फॉल्स एक्टिविटी है तो वो इंसिडेंट कहलाएगी। और इसी के साथ साथ इंट्रूजन कहा कि कोई भी सिस्टम या नेटवर्क के अंदर जब इंटर हो जाता है तो वो इंट्रूजन कहलाता है, ठीक है, इंट्रूजन कहलाती है। रेड टीमिंग के अंदर इंट्रूजन हमारी तब होती है कि जब हम सिस्टम में एक्सेस ले चुके हों, ठीक है। और इसके बाद डिफेंसिव साइड के ऊपर जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं, आईपीएस या आईडीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, वो एंड पॉइंट्स को या डिवाइसेस को सेव कर रहे होते हैं, इन इंट्रूजन्स को डिटेक्ट करते हैं। और सॉक सिक्योरिटी का काम होता है कि कोई भी अगर इंट्रूजन होती है डिटेक्ट, तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स करें और उसे आइसोलेट किया जाए। इसके बाद आ जाता है जी पैच। पैच के अंदर क्या होता है कि भाईजान, मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और इसकी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के सर्वर के अंदर एक ऐसी वर्नेबिलिटी आ गई जो उन्हें पता है कि वर्नेबिलिटी है, लेकिन अभी तक उन्होंने उस वर्नेबिलिटी को जो है वो रिकवर नहीं किया। आपने देखा होगा कि लाइक कुछ महीने पहले व्हाट्सएप के ऊपर एक वर्नेबिलिटी आई थी कि आप सिर्फ एक एक छोटा सा वर्ड लिखते थे, एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखते थे किसी भी चैट के अंदर, तो वो चैट कंप्लीट लॉक हो जाती थी, ठीक है, और आप दोबारा उस चैट को ओपन नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो अब ये वर्नेबिलिटी थी, लेकिन इस वर्नेबिलिटी को रिकवर बाद में कर लिया गया, अपडेट आई, ठीक है। और हमेशा नई अपडेट्स के अंदर सिक्योरिटी पैच आते रहते हैं, जो भी पिछली वर्नेबिलिटीज डिस्कवर हो चुकी होती हैं उनको रिकवर करके नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो हमारे पास पैच कहलाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर update that fix security weaknesses and bugs in the application or system is called patch। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी इसकी में कि पैच क्या होता है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलूं तो हमारा है जी इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है यार, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस। तो इसे थोड़ा सा समझना है कि भाई ये क्या चीज है। इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस एविडेंस के छोटे छोटे पीस होते हैं जो बताते हैं कि सिस्टम हैक हुआ है या नहीं हुआ। मैंने आपको पीछे बताया कि एविडेंस या आर्टिफैक्ट क्या होता है। आर्टिफैक्ट एविडेंस होता है कोई भी ऐसा सबूत या कोई भी ऐसे सबूत जो बताते हैं कि सिस्टम हैक हुआ है। मिसाल के तौर पे किसी फाइल की हैश होगी, कोई मलिशियस आईपी एड्रेस हो गया, कोई फिशिंग
लिंक हो सकता है, कोई रजिस्ट्री की हो सकती है, कोई भी एक ऐसा नोटिफिकेशन, कोई भी एक ऐसी फाइल, कोई भी एक ऐसी आईपी एड्रेस, कोई भी ऐसा सबूत जो कि बताता हो कि सिस्टम हैक हो चुका है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज। मिसाल के तौर पे आपकी जीमेल की एक्सेस किसी बंदे ने ले ली, ठीक है, और वहां पे पासवर्ड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको जीमेल नोटिफिकेशन सेंड करेगी। मैसेज के जरिए हो सकता है, वो नोटिफिकेशन ईमेल के जरिए हो सकता है कि फला पर्सन जो है वो एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है या पासवर्ड आपका चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो जो नोटिफिकेशन आया आपके पास, वो एक इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज है। आपका मोबाइल हैक हो चुका है, आपके मोबाइल की स्क्रीन है बंद, लेकिन फिर भी लग रहा है कि उसकी लाइट ऑन है, या आपका मोबाइल बहुत ज्यादा ओवर हीट कर रहा है, ठीक है, या आपके मोबाइल के ऊपर कभी कभी आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का नोटिफिकेशन आने आना शुरू हो जाता है, तो वो एक इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेज हैं। आपको इंडिकेट कर रहा है वो सारे निशान, वो सारे एविडेंस कि आपका वो मोबाइल हैक हो चुका है, ठीक है, कोई और कंट्रोल कर रहा है। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेज कहलाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अ, जैसे घर में टूटी हुई कोई खिड़की मिल गई, ठीक है, या कोई भी अनजाने फुटप्रिंट्स मिल गए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि घर में कोई चोर घुसा है, ठीक है। तो वो सारे सबूत इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस कहलाते हैं। रेड टीमिंग के अंदर हम देखें तो वो सारे आर्टिफैक्ट्स, वो सारे एविडेंस, वो सारे इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस हैकर कोशिश करता है कि वो कहीं पे भी जनरेट ना हो, कि वो डिटेक्ट हो पाए, ठीक है। और इसी तरह से डिफेंसिव साइड के ऊपर थ्रेट हंटिंग के अंदर इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस से ही स्टार्ट होता है। आपका सॉक सिक्योरिटी का जो सॉक एनालिस्ट का जो आपका रोड मैप होता है, वो इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस के ऊपर ही जा रहा होता है, ठीक है। एक आपके पास पूरी एक लिस्ट होती है कि फला डिवाइस फला पोर्ट के ऊपर अगर अटैक होता है, फला स्ट्रेटेजी यूज हुई है, फला जगह से अटैक हुआ है, ये किस तरह से, कोई पूरी स्ट्रेटेजी आपको एक लिस्ट दे रखी होती है उन्होंने, कि ये चीजें अगर डिटेक्ट हो रही हैं सिस्टम के ऊपर, तो इट मींस वो सिस्टम हैक हो चुका है, ठीक है। तो इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस यूज कर रहे होते हैं डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी ब्लू टीमर्स भी। और इसी तरह से अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ले चलूं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे गया एक्सप्लॉइट। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लॉइट होता है किसी भी वीकनेस का फायदा उठाने वाला टूल या स्क्रिप्ट या कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट करना होता है। किसी भी वीकनेस का फायदा उठा के किसी सिस्टम या नेटवर्क के अंदर एंटर होना एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है, एक्सप्लॉइट कहलाता है। और वो एक्सप्लॉइटेशन आप किसी भी टूल या स्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं, रेडीमेड भी मिल जाते हैं, आप खुद के एक्सप्लॉइट भी बना सकते हैं। तो वो सारे एक्सप्लॉइट्स होते हैं जो किसी भी वीकनेस को यूज करके सिस्टम में या नेटवर्क के अंदर एक्सेस लेने के लिए यूज होते हैं। तो नेक्स्ट इज मालवेयर। मैंने आपको पहले बता दिया, कोई भी हार्डवेयर, कोई भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर, वायरस होते हैं, वर्म्स होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, रैंसमवेयर्स होते हैं। अब ये वायरस क्या होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं, ट्रोजन्स क्या होते हैं, रैंसमवेयर्स क्या होते हैं, हम प्रैक्टिकली कल की क्लास में देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एक वायरस जनरेट करके भी, एक वर्म जनरेट करके भी, एक जो है वो हम देखेंगे रैंसमवेयर की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, कल की क्लास के अंदर लाजमी होगा ये। और जो भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आज के दौर के अंदर, वो सभी हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कल की क्लास के अंदर, कि वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर्स, ये सारे के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी सिस्टम या नेटवर्क या
किसी भी सर्विस को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको हार्म करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। मलिशियस, एनीथिंग इन साइबर सिक्योरिटी, चाहे वो कोड है, सॉफ्टवेयर है, कोई एक्टिविटी है जो किसी सिस्टम को कंप्रोमाइज करने के लिए बनाई गई हो, ठीक है, तो वो मलिशियस कहलाती है। पेलोड की बात करें तो ये वर्ड मैं कई बार यूज कर रहा होता हूँ, पेलोड। और हम पेलोड्स बनाएंगे भी सही, हम एंड्रॉयड के लिए भी बनाएंगे, हम अपने विंडोज के लिए भी बनाएंगे, हम लिनक्स के लिए भी पेलोड्स बनाएंगे, हम साथ साथ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए और आईफोन्स के लिए भी पेलोड्स क्रिएट करना सीखेंगे। अब ये पेलोड होता क्या है? कोई भी मालवेयर या कोई भी एक्सप्लॉइट कि वो असल में, मिसाल के तौर पे मालवेयर का जो असली असली बॉम्ब होता है, एक असली पार्ट, ठीक है, जो एग्जीक्यूट करता है उस सिस्टम पे जाके, जो सारी डिवाइस को कंट्रोल कर रहा होता है, वो हमारा पेलोड होता है। पेलोड की एक और एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास ना साइबर सिक्योरिटी के अंदर यहीं पे एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है, मेटास्प्लॉइटेबल। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं। एंड्रॉयड के लिए बना सकते हैं, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बना सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब एक एप्लीकेशन बनाई और मैंने नूरुन्निसा के साथ शेयर कर दी, इन्होंने अपने मोबाइल के ऊपर उसे इंस्टॉल किया। जैसे ही वो इंस्टॉल करेंगी तो वो ऐप सही तरह से काम कर रहा है जिस तरह से उसने करना चाहिए, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर मैंने कोई एक ऐसा कोड लिख के इन्हें शेयर किया था, कोई एक ऐसी अटैचमेंट बना के सेंड की थी उसके साथ, कि नूरुन्निसा ने तो सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल किया, लेकिन उसके ऐप के बैकएंड के ऊपर कुछ ऐसा कोड लिखा है जो नूरुन्निसा के पूरे सिस्टम की एक्सेस मुझे मेरे सिस्टम पे ला के दे, ठीक है। तो एनी पार्ट ऑफ मालवेयर आर एक्सप्लॉइट जो असल में डैमेज कर रहा होता है या कंट्रोल दे रहा होता है किसी भी सिस्टम का, तो वो हमारे पास पेलोड कहलाता है। जैसे गिफ्ट गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक असली धमाका, ठीक है, कि ऊपर रैपर पे कुछ और है लेकिन अंदर उसके कुछ और है। मैंने पबजी का एक गेम बना के आपको सेंड सेंड किया, एक ऐप बना के सेंड की, आपने अपने मोबाइल के ऊपर वो गेम इंस्टॉल की, आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर कुछ ऐसा कोड था जिसके जरिए मैं आपके सिस्टम के साथ खेल रहा हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेलोड। ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर पेलोड्स डाटा चोरी कर सकते हैं, सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, सिस्टम्स के ऊपर बैकडोर इंस्टॉल करने के लिए यूज होते हैं, अटैकर्स के लाइट वेट ड्रॉपर्स भेज सकते हैं जो बाद में पेलोड्स भी डाउनलोड करते हैं। इसी तरह से डिफेंसिव साइड ऑफ सिक्योरिटी के अंदर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स जो हैं वो पेलोड्स की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थ्रेट हंटर्स जो हैं वो मलिशियस प्रोसेस देख रहे होते हैं, नेटवर्क कॉल्स ट्रेस कर रहे होते हैं, जो पेलोड से जल्दी जो है उसे ट्रेस कर सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक ईमेल आई जो बहुत ही इनोसेंट लग रही है, उस ईमेल के साथ एक सिंपल सा पीडीएफ अटैच है, लेकिन उस पीडीएफ के साथ एक ऐसा कोड उस पीडीएफ में छुपा हुआ है कि जैसे ही वो पीडीएफ कोई यूजर ओपन करेगा तो वो कोड ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा और उसका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पेलोड कहलाता है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ भी आ गई हो कि पेलोड क्या होता है। अच्छा, फिशिंग क्या होता है? ये हमने कल की क्लास में एक फिशिंग अटैक किया भी था। आपको ना कोई फेक ईमेल या कोई मैसेज आता है, ठीक है, और उसके अंदर आपका एक कोई भी एक लिंक होता है, ठीक है, एक झूठा जाल, ठीक है, फिशिंग कहलाता है। कोई भी फेक ईमेल हो सकती है, कोई भी मैसेज हो सकता है जो यूजर से उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चोरी करता है, उसका पासवर्ड और यूजर नेम्स वगैरह सब चोरी करता है और हैकर को सेंड कर देता है। मिसाल के तौर पे जस्ट अ मिनट, अगर मैं देख सकूं कि मेरा
गूगल क्लाउड कंसोल चल रहा है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे ना गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर होता क्या है कि आप इसे सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे आप टर्मिनल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको लिनक्स मिलता है। ठीक है, आप अपना लिनक्स, अपना तो खैर नहीं, गूगल का लिनक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी इंटरनेट की स्पीड और सब कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कोई भी टूल आप इंस्टॉल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो विद इन मिली सेकेंड्स आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपना गूगल क्लाउड कंसोल स्टार्ट किया है, सो दैट कि मैं जल्दी जल्दी से आपको इसकी प्रैक्टिस करके सिखा सकूं कि ये असल में फिशिंग काम कैसे कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हेयर वन, मेरा जो है, मैं एलएस करता हूँ, मे बी मेरे पुराने टूल्स पड़े हो यहाँ पे। दिस वन जेड फिशर है मेरे पास, और जेड फिशर हमने बकायदा देखा भी था। इसे मैं अगर न्यू टैब के अंदर ओपन कर लूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे जेड फिशर टूल जो है वो पहले से ही इंस्टॉल है। लेट मी गो इनटू द जेड फिशर टूल। तो एलएस करते हैं। जेड फिशर के अंदर मैंने कल जैसे आपको बताया था कि भाई इस टूल के अंदर हमारी ये फाइल पड़ी है जिसके साथ हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है। तो बाश के अंदर बनी हुई है, इस फाइल को हम रन कर लेंगे। एंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, और कल जैसे मेरे सिस्टम के ऊपर इतनी देर ले रहा था ये, लेकिन यहाँ पे विद इन फ्यू सेकेंड्स ये इंस्टॉल हो चुका। अब इंस्टाग्राम के ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे अटैक करना है, तो मैं टू को प्रेस करूंगा और इंस्टाग्राम को चूज करूंगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसने मुझे बताया है कि भाई इंस्टाग्राम के ऊपर आप अटैक कैसे करना चाह रहे हैं। एक ट्रेडिशनल लॉगिन पेज चाहिए आपको, या फिर आपको ऑटो फॉलोअर्स वाला लॉगिन पेज चाहिए, या 1000 फॉलोअर्स वाला, या ब्लू बैच का। तो जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ कि यार इस लिंक के ऊपर जाओ, तो तुम्हें पूरे 1000 फॉलोअर्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं 3 के ऊपर जाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वही सर्वर्स हैं। तो मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ। अभी मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, मैं जस्ट एंटर करता जाऊंगा यहाँ पे। तो ये क्लाउड फ्लेयर के ऊपर, इस सर्वर के ऊपर मुझे लिंक मिल जाएगा। मेरा एक फिशिंग लिंक बनेगा, मुझे यहाँ पे भी सिर्फ एंटर करना है। अब देखो यहाँ पे मुझे इसने एक लिंक दिया। इस लिंक को क्या करूंगा, मैं इससे कर लूंगा मैं कॉपी। ठीक है, और इसे कॉपी करने के बाद मैं किसी के साथ भी शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक अलग से ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस ब्राउजर के ऊपर या किसी भी पर्सन के साथ, इवन मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं, तो ये ऐसे ही काम करेगा। एंटर किया, तो देखो यहाँ पे एक ऐसा वेब पेज आ गया जो यूजर को कह रहा है कि भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको सिर्फ अपना यूजर नेम और पासवर्ड सबमिट करना है। और साथ ही इन्होंने नीचे दे भी रखा है कि आपने किस तरह से ये आप फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स यूज कर सकते हैं। ये 100% सेफ एंड फ्री है। इसके एडवांटेज हैं कि आपको फ्री फॉलोअर्स मिल रहे हैं, आप कैश अर्न कर सकते हैं, ठीक है, बेटर सेल्स और रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं। पूरा आपको आपको सेटिस्फाई करने के लिए एक पूरा उन्होंने कर रखा है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे, मैं कहता हूँ यार क्या बात है, मेरे दोस्त ने तो मजे करवा दिए। ठीक है, मुझे 1000 फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे ही डालूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल
टाइप कर देता हूँ सैयद, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सैयद रमजान बुखारी, ठीक है। और पासवर्ड दे देता हूँ मैं कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, और सबमिट करता हूँ। अब देखो जैसे ही सबमिट किया तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी ओपन हो रहा है। ये रियल इंस्टाग्राम का पेज है। यहाँ पे इवन मैं लॉग इन करूंगा, ठीक है, तो मेरा इंस्टाग्राम भी ओपन हो जाएगा। एक विक्टिम को पता नहीं चल पाता कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन अटैकर अपनी मशीन के ऊपर क्या चीजें डिटेक्ट कर चुका होता है, उसका पासवर्ड भी ले चुका होता है, उसका अकाउंट भी ले चुका होता है, उसका आईपी एड्रेस भी ले चुका होता है। सेम एक और इसी तरह से मैं आपको अगर दिखाऊं तो एलएस किया, यहीं पे ही मेरे पास एक और स्क्रिप्ट है, यहीं पे ही इवन आपके पास यहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं। आप अटैक कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, आप अटैक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप अटैक कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे गूगल के ऊपर अटैक करना है, गूगल का एक फिशिंग पेज बनाना है, तो मैं 3 यूज करूंगा। तो वो कह रहा है एक न्यू लॉगिन पेज बनाना है, या एडवांस वोटिंग पोल की तरह कुछ बनाना है, या कोई ओल्ड लॉगिन पेज बनाना है, तो डेफिनेटली मुझे तो न्यू चाहिए। तो सेकंड वाला सिलेक्ट किया, इंटर करेंगे जस्ट। अब देखो यहाँ पे फिर से मुझे एक लिंक मिला। इवन मैं इस लिंक को पूरा कस्टमाइज कर सकता हूँ, एक ऐसा लिंक भी बना सकता हूँ जो रियल में लग रहा हो कि गूगल का ही है, ठीक है। तो मैं हर तरह से कस्टमाइज कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं अपनी सिक्योरिटी डिटेल्स दे देता हूँ, अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ कुछ भी, ठीक है, साइन इन करता हूँ। करने के बाद कि भाई यहाँ पे मेरे सारे लॉगिन फेच हो चुके हैं, ठीक है, और इसी का यूज करके हैकर्स आपके जीमेल की अकाउंट की एक्सेस ले सकते हैं, और जीमेल की एक्सेस गई तो सब कुछ गया, ठीक है, आपकी फोटोज, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियो, सब कुछ होता है आपका, ठीक है। एंड इवन उसके पास ये पेज भी ओपन होगा, ठीक है, वो दोबारा से अपने क्रेडेंशियल देगा, उसका अकाउंट भी एक्सेस हो जाएगा, तो उसे ये भी नहीं अंदाजा होगा कि उसके साथ क्या खेल खेला गया है, ठीक है। तो ये होते हैं फिशिंग लिंक्स, एक ऐसे कॉल्स, एक ऐसे लिंक्स जो कि आपको दिखने में कुछ और लग रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर वो आपके क्रेडेंशियल्स को चोरी करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको फिशिंग कॉल्स भी आती हैं कि भाई, जैसे कोई आपको दिखाता है कि भाई मैं बैंक का मैनेजर हूँ, मेरी बैंक की ये आईडी कार्ड है, ठीक है, और वो आपसे कहे कि भाई मैं बैंक के ही नंबर से आपको कॉल कर रहा हूँ, सब कुछ देख लो, मुझे ओटीपी बताना जरा, ठीक है। तो असली में वो जो दिख रहा होता है वो आपको धोखा दे रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका फिशिंग अटैक्स होते हैं। तो मुझे यहाँ पे गूगल क्लाउड इज फ्री, हाँ जी, ये आपको कुछ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सर्विस। एबल टू इन अटैक, और अच्छा ये फिशिंग्स वगैरह ये दोनों में ही फेक पेज बनते हैं, ठीक है, दोनों ही आपकी सोशल इंजीनियरिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो ये फिशिंग में ही आता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको लेके चलूँ नेक्स्ट रैंसमवेयर के ऊपर, तो इसके ऊपर थोड़ा हमें टाइम चाहिए। रैंसमवेयर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। रैंसमवेयर के अंदर होता क्या है, कोई भी एक फाइल आई या कोई भी एक टूल इंस्टॉल किया आपने, करने के बाद आपकी स्क्रीन हो जाती है लॉक, कंप्लीट लॉक हो जाती है, आपका वॉलपेपर चेंज हो जाता है, आप कोई भी फाइल ओपन नहीं कर पाते, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपका पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है, ठीक है। जब तक क्या हो कि देखो, योर फाइल्स आर एनक्रिप्टेड, यू हैव 5 days टू सबमिट द पेमेंट, आपसे रैंसम मांगा जाता है।
टू रिट्रीव द प्राइवेट की यू नीड टू पे, ठीक है। तो आपको अदरवाइज आपकी सारी फाइल्स लॉस्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। कुछ ऐसा आपके पास सामने आ जाता है आपके, और आपका पूरा सिस्टम जो है वो हैक हो चुका होता है, ठीक है। जब तक आप रैंसम पे नहीं करेंगे तब तक आपका सिस्टम अनयूजफुल रहेगा, कोई आप कुछ भी नहीं एक्सेस कर पाते, ठीक है। योर फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, योर फोटोज, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट फाइल्स हैव बीन इनक्रिप्टेड विद अ यूनिक की जनरेट फॉर दिस कंप्यूटर। और साथ लिखा होता है कि भाई आपने क्या करना है, आपको वार्निंग दी जाती है कि आपने बिटकॉइंस के अंदर पेमेंट करनी है और इतने डेज के अंदर करनी है, अदरवाइज सब कुछ आपका जो है वो उड़ जाएगा। लाइक दिस private description key stored on a secret internet server and nobody can decrypt your files until you pay and obtain a private key. The server will eliminate the key after the time period, ठीक है। और नीचे आपको डार्क वेब का लिंक दे रखा है और साथ साथ आपको बिटकॉइंस की आईडीज दे रखी है कि भाई यहाँ पे जाके पेमेंट कर दो तो तुम्हारा सिस्टम मैं रिकवर कर दूंगा। अदरवाइज फिर आपके पास कोई चांस नहीं होता कि आप रैंसमवेयर से बच सकें, ठीक है। तो ये बकायदा हम कल बनाएंगे भी सही, रैंसमवेयर यूज करेंगे। सस्पिशियस की बात करें तो कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी, कोई भी अनयूजुअल बिहेवियर या इवेंट, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है वो खतरा है सिक्योरिटी के लिए, तो वो सस्पिशियस कहलाती है। सिम्स की बात करूं तो मैं स्टार्ट से ही आपको कई बार सिम्स की एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि सिम्स हमारे पास साइबर सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सर्वर्स के अंदर, सेंटर्स के अंदर एक कमांड एंड कंट्रोल रूम की तरह होता है, एक सीसीटीवी रूम की तरह होता है। जैसे एक कंपनी का जो है, एक कंपनी के अंदर हजार सिस्टम्स हैं, हजार एम्प्लॉयज हैं, उन सारे सिस्टम्स और एम्प्लॉयज की सिस्टम्स की मॉनिटरिंग किसी एक कमरे में बैठ के सॉक एनालिस्ट कर रहे होते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर से वो कर रहे होते हैं वो हमारा सिम्स होता है, ठीक है। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल होता है जो कि एक्टिवली कलेक्ट कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है हर तरह के सिक्योरिटी डाटा को मल्टीपल रिसोर्सेज के साथ। तो वो हमारे पास सिम्स है। सिक्योरिटी कंट्रोल मेजरमेंट है भाई, कि भाई मैटिगेशन भी कह सकते हैं आप इसे, कि कोई भी एक ऐसा कदम जो कि आपको किसी भी किस्म के अटैक से बचा सके, किसी भी किस्म के डैमेज से बचा सके, अटैक होने या डैमेज होने से में सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो वो हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल होता है। फायरवॉल्स होगी, एंटीवायरस हो गए हैं, ये सारे के सारे डिफेंसिव साइड ऑफ साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ट्रू पॉजिटिव की बात करें तो पहले हमने फॉल्स पॉजिटिव किया था, अब ट्रू पॉजिटिव है। ट्रू पॉजिटिव होता है कि सिस्टम सही करेक्ट सारे इंसिडेंट सही दे रहा है, गलत को गलत कह रहा है, सही को सही कह रहा है, तो ट्रू पॉजिटिव होते हैं। थ्रेट की बात करें तो कोई भी खतरा, थ्रेट वैसे ही नाम से जाहिर है कि थ्रेट इज कार्ड, उर्दू में भी हिंदी में भी खतरा है, ठीक है। तो थ्रेट का मतलब कोई भी चीज या बंदा जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल रखता है, ठीक है। खतरनाक चीज या कोई भी खतरनाक बंदा, ठीक है, वो हमारे लिए थ्रेट ही है। एक कंपनी के अंदर काम करने वाला कंपनी छोड़ के चला जाता है किसी वजह से और बाहर जाके किसी और कंपनी को उसके सारे राज बता देता है, तो वो भी उसके लिए थ्रेट है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी चीज, एक स्टूडेंट है जिसने कॉलेज की ही वेबसाइट को हैक कर लिया और बकायदा ट्विटर पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके धमकियां दे रहा है, ठीक है। तो चाहे अटैक हुआ है या नहीं हुआ, सॉक उसे थ्रेट ही मान के अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्रेट्स हैं। वर्नबिलिटीज वीकनेस होती हैं। जीरो डे रह गया हमारा लास्ट, तो जीरो डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है ये भी हमारे पास जीरो डे अटैक्स होते हैं। बिल्कुल नई वर्नबिलिटी, ठीक है, बिल्कुल नई, नया सुराग,
एक ऐसी वर्नबिलिटी जो अभी तक पब्लिकली डिस्क्लोज हुई ही नहीं है, ना कंपनी को पता, ना पब्लिक को पता, लेकिन एक हैकर को मिल गई वो वर्नबिलिटी, और उस वर्नबिलिटी को अभी किसी ने भी डिटेक्ट नहीं किया। ठीक है, जिंदगी में पहली बार वो वीकनेस मिली और किसी एक अटैकर को मिली, किसी एक हैकर को मिली। इवन ना कंपनी जानती है और ना पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, और उस वर्नबिलिटी को यूज करके वो कुछ भी कर सकता है अटैकर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, जीरो डे अटैक या जीरो डे वर्नबिलिटी कहलाती है। ठीक है, और रियल हैकर जो हैं वो कस्टम जीरो डे एक्सप्लॉइट्स बना रहे होते हैं, इवन बेच रहे होते हैं, या उन्हें प्राइवेट भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से रेड टीम के अंदर जो जीरो डे अटैक्स होते हैं वो रेयरली यूज हो रहे होते हैं, मेनली टेस्टिंग पर्पस के लिए। डिफेंसिव साइड के ऊपर जीरो डे अटैक्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी को पता ही नहीं है, डेवलपर्स को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि भाई ऐसी कोई वर्नबिलिटी मौजूद भी है या नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो वर्नबिलिटी किसी ने निकाल ली है। ठीक है, तो हमारे पास डिफेंसिव साइड ऑफ सिक्योरिटी के अंदर बहुत मुश्किल होता है उनके सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करना, जीरो डे अटैक्स को पकड़ना। बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन या थ्रेट हंटिंग के साथ हो सकता है कि कुछ हो जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है। इसी के साथ साथ अभी के लिए हम यहीं तक करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है। तो मुझे आप बताएंगे कि भाई कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, या कोई मसला मसाइल तो नहीं है किसी किस्म का? एनीवन? एवरीथिंग इज क्लियर? हमने अटैक देखा, हमने अटैकर देखे, हमने आर्टिफैक्ट देखा, हमने एसेट्स देखे, एंटीवायरस क्या होता है, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर क्या होता है, डॉज अटैक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, एक्सप्लॉइट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस क्या होते हैं, सिम्स क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, पेलोड क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, रैंसमवेयर, थ्रेट, वर्नेबिलिटी क्या होता है, जीरो डे अटैक क्या होता है, फॉल्स एंड पॉजिटिव, ट्रू एंड पॉजिटिव, थ्रेट हंटिंग क्या होता है, थ्रेट इंटेलिजेंस, ओहो थ्रेट इंटेलिजेंस रह गया, तो मेरे मुंह से निकल तो गया, थ्रेट इंटेलिजेंस। तो अटैकर्स टूल्स या टेक्निक्स या कोई भी कैंपेन्स जिसके बारे में आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अब थ्रेट इंटेलिजेंस होता क्या है? थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज हैं दुनिया के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के ऊपर देख रही होती हैं, अपनी नजर रख रही होती हैं। जितने भी पास्ट के अंदर या रिसेंट वक्त के अंदर जितने भी अटैक्स होते हैं, उनकी पूरी केस स्टडीज वो कर रहे होते हैं, उसकी इंटेलिजेंस कर रहे होते हैं, उसकी एक पूरी डेटाबेस बनाते हैं कि भाई ये अटैक कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, इस अटैक में क्या क्या सबूत मिले। ठीक है, जिस तरह से पुलिस स्टेशन के अंदर पुराने रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर भी सेम पुराने रिकॉर्ड्स या ऐसे इंसिडेंट्स जो अभी अभी हुए हैं, ठीक है, उनकी पूरी रिपोर्ट्स होती हैं, जिनको जज करके देख के कि इनके अंदर कौन से टूल्स यूज हुए हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज हुई हैं, कौन से कैंपेन्स यूज हुई हैं, अटैकर्स कैसे कैसे अटैक करते हैं, तो वो पूरी डेटाबेस होती है, उसे कहते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर डिफेंसिव सिक्योरिटी वाले जो होते हैं वो इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस को जो है वो अपडेट करते हैं। ठीक है, प्रोएक्टिव डिफेंस में हेल्प हेल्प करता है आपको, अटैक होने से पहले ही अलर्ट्स को आप सेट कर सकते हैं और सारी चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। अभी कुछ चीजें रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट देख लेंगे, साथ साथ हम जैसे जैसे आगे मूव ऑन करेंगे।
तो आई होप सो कि आज की क्लास आपकी अच्छी रही हो। और बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करेंगे, हमारी ये सीरीज अच्छे से चलती रहेगी। कुछ भी किसी किस्म का भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप ज़्यादा बेस्ट है कि आप हमारे डिस्कशन कम्युनिटी वाले ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ लिया करें। लेकिन अगर फिर भी आपको वहाँ पे थोड़ी शर्म आ रही है या होता है कि लाइक हेजिटेशन होती है कुछ भी, तो आप मेरे इनबॉक्स आके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी कल की क्लास के अंदर। अभी सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन आज के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। जिसने भी जो भी क्वेश्चन करना है आप कर सकते हैं अभी चैट बॉक्स के अंदर। ओके। जी जी, सैयद नाहिद, आई विल शेयर द कॉपी ऑफ टुडेज क्लास मटेरियल इन ओवर ग्रुप। श्योर। ओके है, क्या ख्याल है एंड करें क्लास फिर? व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट, हम सरप्राइज रहेगा कल की क्लास। आपसे हर क्लास सरप्राइज रहेगी। सैयदा नाहिद अब्बास, कल हम रैंसमवेयर और कुछ क्या कहते हैं, कल क्लास होगी आपकी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर जो भी आपके प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सके तो वो हम करेंगे। हम वायरस क्रिएट कर सकते हैं, रैंसमवेयर क्रिएट कर सकते हैं, फिशिंग लिंक्स के ऊपर हो सकता है, फिशिंग टूल्स के ऊपर, ठीक है। तो कल की क्लास भी इंटरेस्टिंग होगी। इसी के साथ साथ कल हम रैट्स और बॉटनेट्स भी देखेंगे, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा किसी एक मशीन या मोबाइल की एक्सेस लेके आपको दिखाऊं, ठीक है। तो मजे का होगा इंशाल्लाह। ओके जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। फी अमानिल्लाह, अपना अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बेस्ट ऑफ लक, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।